17 नवंबर 1961 में एक यंग अमेरिकन लड़का डिसअपियर हो जाता है डच न्यू गिनी में। इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो अथॉरिटी ये सोचती है कि वो डूब कर मरा है जब उसकी बोट उलट गई थी अगस्ट टाउन के करीब। इसकी बॉडी कभी भी नहीं मिलती। ये बंदा जो मिसिंग हुआ था ये कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि ये था माइकल क्लॉक रॉकफेलर। ये अमेरिका के फ्यूचर वाइस प्रेसिडेंट नेल्सन रॉकफेलर का बेटा था। इसके साथ ही ये ग्रेट ग्रैंड सन था जॉन डी रॉकफेलर का, जो वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन एवर लिव्ड है। माइकल कभी भी डूबा नहीं था, बल्कि उसको इन आदमखोरों ने खा लिया था। जब इस ट्राइब के लोगों को पता चलता है कि उन्होंने किस इंपॉर्टेंट बंदे को मारकर खा लिया है, तो वो इस सीक्रेट को 50 सालों तक छुपा लेते हैं। फिर एक बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग मिलती है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। उस दिन एग्जैक्टली माइकल रॉकफेलर के साथ ये हुआ था। 17 दिसंबर 1961 को माइकल रॉकफेलर बोट के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था अपने क्रू के साथ। समंदर में लहरें बहुत तेज थी और मोटर में पानी चला गया था। ये लोग न्यू गिनी के साहिल से काफी करीब थे। अब मोटर नहीं चल रही थी तो इनकी कश्ती साहिल से दूर होती जा रही थी। वर्स्ट पार्ट ये था कि बोट में काफी सारा पानी आ गया था और वो आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू हो गई थी। माइकल के यहाँ पर आने की रीजन थी एजमेट ट्राइब से मिलना, जो न्यू गिनी में ही रहते थे, और ये ट्राइब इसी कोस्ट के पास रहता था जिधर अब माइकल था। माइकल ऑब्सेस्ड होता है आर्ट वर्क से जो एजमेट ट्राइब बनाता है, और सबसे ज्यादा माइकल के लिए फैसिनेटिंग था ये बिस पोल। इन्हीं पोल्स की वजह से आज आपको ये कहानी सुनने को मिल रही है। ये एक सिंगल लकड़ी होती है जिसको एजमेट ट्राइब के लोग इस तरह शेप देते हैं कि ऐसा लगता है कि बंदे एक दूसरे के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन एजमेट ट्राइब के लोग इस बिस पोल को आर्ट के लिए नहीं बनाते थे, बल्कि वो ये बिलीव करते थे कि इन बिस पोल्स में इनके ट्राइब के वॉरियर्स की रूहें हैं जो लड़ाइयों में मरे थे, और ये रूहें इन बिस पोल्स में तब तक ट्रैप रहेंगी जब तक इनके ट्राइब के लोग दुश्मन के ट्राइब के लोगों को मार ना दें। अगर दुश्मनों ने इनके 4 लोग मारे हैं तो इनके लिए भी कंपलसरी है कि ये लोग उनके 4 लोग मारेंगे दुनिया में बैलेंस लाने के लिए। लेकिन एजमेट ट्राइब के लोग ना इन बिस पोल्स को कहीं फेंकते थे ना ही किसी को देते थे। ये इनके कल्चर और सोसाइटी का हिस्सा थे। कुछ महीने पहले माइकल रॉकफेलर ने इस ट्राइब को विजिट किया था और उसको इनके बिस पोल्स के बारे में पता चलता है। उस विजिट में माइकल को एक गलत फहमी हो जाती है। वो ये सोचता है कि उसने इस ट्राइब के साथ एक डील कर ली है। वो अपना सारा सामान इस ट्राइब को दे देगा और बदले में वो ट्राइब इसको एक बिस पोल दे देंगे। माइकल पिछली बारी में अपना सारा सामान इस ट्राइब को दे देता है, लेकिन ये ट्राइब इसको बिस पोल नहीं भेजते। तो इस बारी माइकल वो बिस पोल लेने आ रहा था और वो बोट में इस ट्राइब के लिए मजीद सामान भी लेकर आता है कि अगर वो ट्राइब पिछले सामान से नहीं मानता तो शायद और सामान लेकर वो मान जाए। माइकल अपनी डूबती हुई कश्ती में खड़ा था और कश्ती न्यू गिनी के साहिल से दूर होती जा रही थी। वो उस बिस पोल के बारे में ही सोच रहा था। शिप में 3 बंदे और भी होते हैं माइकल के साथ, एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिने और साथ ही 2 टीनेजर्स होते हैं एजमेट ट्राइब के गाइड साइमन और लियो। ये दोनों बोलते हैं कि अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इस शिप को हम छोड़ देते हैं और साहिल पर स्विम करके जाते हैं जो अभी सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। वो कहते हैं कि बोट बहुत तेजी से साहिल से दूर जाती जा रही है। अगर ये बोट में ही रहे तो स्विम करने का डिस्टेंस कवर नहीं हो पाएगा। इनमें रिने अच्छा स्विमर नहीं होता और माइकल शिप को छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत सारा सामान लाया था इस ट्राइब के लिए जो इनके पास नहीं था, और वो इस सामान को यूज करना चाहता था इस ट्राइब के साथ मजीद बार्गेन करने के लिए ताकि वो इसे बिस पोल दे दें। माइकल को पता था कि शिप डूबने वाली है, लेकिन वो इसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो डिसीजन ये लिया जाता है कि ये 2 एजमेट गाइड वाले लड़के स्विम करके साहिल पर जाएंगे और मदद लेकर आएंगे। वो दोनों लड़के साहिल की तरफ स्विम करना शुरू कर देते हैं। था तो माइकल दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिली में से, लेकिन उसको लग्जरी के बजाय ट्राइब्स के कल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट था। माइकल के फादर का एक म्यूजियम होता है जिधर दुनिया भर के ट्राइब के आर्ट वर्क मौजूद थे। माइकल ऑब्सेस्ड होता है इन आर्ट वर्क से। वो 7 महीने पहले आया था न्यू गिनी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिल्म मेकर्स के साथ, और इस ट्रिप में उसको मजा भी आता है। माइकल चाहता था कि वो खुद ही न्यू गिनी में रहने वाले डिफरेंट ट्राइब के आर्ट वर्क को उसके फादर के म्यूजियम में रखे ताकि वेस्ट के लोग इन ट्राइब्स के आर्ट वर्क को रिस्पेक्ट करें। एजमेट ट्राइब के बिस पोल इसके फादर की कलेक्शन में नहीं होते, इसलिए वो इनको हर कीमत पर पाना चाहता था। माइकल रिने के साथ टीम अप करता है और वो न्यू गिनी आ गए थे इन आर्ट वर्क्स को इकट्ठा करने। काफी घंटे गुजर गए थे साइमन और लियो को साहिल की तरफ स्विम करते हुए। माइकल और रिने को कोई आइडिया नहीं होता कि वो साहिल पर पहुंचे भी हैं या नहीं। इनको दूर दूर तक कोई दिख भी नहीं रहा था जो इनको रेस्क्यू करने आए, और इन्हें कोई आइडिया भी नहीं था कि इन्हें रेस्क्यू किया भी जाएगा या नहीं। लेकिन बोट डूबती जा रही थी। एक ऊंची लहर आती है और बोट बिल्कुल ही उलट जाती है। बोट के नीचे वाले एरिया में हवा होती है तो वो फ्लोट करती है। माइकल और रिने बोट को पकड़कर पानी में फ्लोट करते हैं और ये हेल्प का वेट कर रहे थे। माइकल के दिमाग में ये बात चल रही थी कि अगर मदद ना आई तो इनको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह माइकल और रिने अभी भी बोट को पकड़कर फ्लोट कर रहे थे। अब ये लोग तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर दूर थे साहिल से। माइकल बहुत ही जबरदस्त स्विमर था और वो रिने को बोलता है कि मुझे ही स्विम करके जाना पड़ेगा हेल्प लेने के लिए। माइकल को पूरा
कॉन्फिडेंस था कि वो ये स्विम कर लेगा, बेशक वो 10 किलोमीटर दूर क्यों ना हो। वो रिने को बोलता है कि तुम बस बोट को पकड़कर फ्लोट करो और मेरा वेट करो। रिने माइकल को बैक करता है कि ना जाओ, पर माइकल बोलता है मुझे ये करना पड़ेगा, अगर ऐसा ना किया तो हम दोनों इधर ही मर जाएंगे। माइकल अपने साथ एक और गैस कैन को अटैच करता है सही तरह फ्लोट करने के लिए और साहिल की तरफ स्विम करना शुरू कर देता है। माइकल को गए हुए 12 घंटे हो गए थे और रिने अभी भी फ्लोट कर रहा था बोट के पास। लकीली रिने के पास एक रेस्क्यू की बोट आ जाती है। रिने उनको बोलता है कि क्या तुम्हें माइकल रॉकफेलर ने बताया था कि मैं इधर हूँ और इसी वजह से तुम मुझे बचाने आए हो? कैप्टन बोलता है नहीं, हमें तो 2 टीनेजर लड़के साइमन और लियो ने बताया। माइकल का हमें कुछ नहीं पता। अब माइकल रॉकफेलर एक रॉकफेलर था और जैसे ही रिने ये सुनता है कि उनको माइकल के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कैप्टन को बोलता है कि माइकल ये अनबिलीवेबल स्विम करके साहिल पर मदद लेने गया था। रॉकफेलर फैमिली को जब माइकल की डिसअपीयरेंस के बारे में पता चलता है तो उनके सर पे तो जैसे बॉम्ब गिर जाता है। रॉकफेलर फैमिली अपना सारा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल लेवरेज की मदद से बिगेस्ट मैन हंट एवर इन हिस्ट्री ऑफ साउथ पैसिफिक को लॉन्च कर देते हैं, जिसमें हजारों लोकल्स, सैकड़ों शिप, हेलीकॉप्टर और स्पॉटर प्लेन थे। माइकल रॉकफेलर के फादर और उनकी ट्विन सिस्टर खुद फ्लाई करके न्यू गिनी आते हैं इस सर्च को लीड करने के लिए। ये लोग हर जगह देखते हैं लेकिन माइकल का कुछ भी नहीं पता चलता और 10 फ्रूटलेस दिनों के बाद रॉकफेलर फैमिली वापस चली जाती है। लेकिन माइकल की सर्च सालों तक चलती है। उतनी एक्सट्रीम नहीं होती जितनी पहले हफ्तों में हुई थी, बस उस एरिया में कोई ना कोई माइकल को ढूंढता ही रहता था। फिर फाइनली ईयर 1964 माइकल के शोर की तरफ स्विम करने के 3 साल बाद रॉकफेलर फैमिली ये एक्सेप्ट कर लेती है कि माइकल डूब के मरा है, जब वो ये 10 से 15 किलोमीटर की स्विम कर रहा था मदद लाने के लिए। जितना डिस्टेंस माइकल के लिए था स्विम करना, उसी सेम डिस्टेंस को काफी लोगों ने स्विम करके रेप्लिका किया था और मजे की बात यह है कि उसमें से हर बंदा जिंदा शोर पर पहुंच गया था। ये बात नोट करने वाली है कि माइकल ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी और इसके साथ ही वो एक जबरदस्त स्विमर भी था। अगर हम इस 15 किलोमीटर स्विम को देखें तो वैसे भी लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं जब फेलियर का मतलब सीधा मौत हो। स्क्विड गेम ही देख लो। इसी वजह से सबको ये लगता था कि माइकल उधर ही कहीं है। और न्यू गिनी में तो एक अलग ही स्टोरी सुनने को मिल रही थी। 1969 में जब 5 साल गुजर जाते हैं माइकल रॉकफेलर की फैमिली को उसको डेड डिक्लेयर किए हुए, एक रिपोर्टर था मिल्ट मैकलेन, वो एक ऑस्ट्रेलियन बंदे से सुनता है कि उसने रिसेंटली माइकल रॉकफेलर को न्यू गिनी के जंगल में देखा है, जो उसके गायब होने वाली लोकेशन से थोड़ा सा दूर थी। मिल्ट मैकलेन उसकी बात पर यकीन कर लेते और अपने फिल्म क्रू के साथ न्यू गिनी पहुंच जाता है। वो उस एरिया में हर जगह देखता है, लोकल से बात भी करता है, लेकिन वहाँ पर माइकल का नामो निशान नहीं था। फिर मिल्ट मैकलेन वापस आ जाता है। मिल्ट मैकलेन और उसके क्रू ने सारी वीडियो बनाई थी इस ट्रिप की, वहाँ के ट्राइब की, लोकल एरिया की, जिधर माइकल हो सकता था। वो लोग इस फुटेजेस को आकर देखते भी नहीं है। माइकल तो मिला नहीं था तो वो इन वीडियो फुटेजेस को साइड पर रख देते हैं। इसके 40 साल बाद एक और फिल्म क्रू तैयार होता है माइकल को ढूंढने के लिए, क्योंकि काफी सारी अफवाहें फैल रही थी कि माइकल अभी भी जिंदा है और वो लोकल लोगों के साथ रह रहा है। ये क्रू जाने से पहले इन कभी ना देखी हुई वीडियो फुटेजेस को ढूंढ लेते हैं। जब वो इन सारे फुटेजेस को देखते हैं तो उनको बड़ी ही अजीब चीज दिखाई देती है। एजमे ट्राइब के वॉरियर्स बोट में दूसरे ट्राइब के साथ लड़ने जा रहे होते हैं तो इनके दरमियान एक दाढ़ी वाला वाइट बंदा होता है जो कि बिल्कुल ही माइकल रॉकफेलर लग रहा था। तो इसके बाद तो रूमर्स फैल जाती हैं कि एक बिलियनर लड़का सब कुछ छोड़कर एजमे ट्राइब का हिस्सा बन गया। लेकिन अभी भी कोई आइडिया नहीं था कि वो माइकल है भी या नहीं, क्योंकि वो कोई भी हो सकता था, कोई विजिटर, कोई मिशनरी या कोई वाइट बंदा जो न्यू गिनी में रहता हो। 2012 में जब 4 साल गुजर जाते हैं मिल्ट मैकलेन की इस अनवॉच्ड फुटेजेस को देखे हुए और 50 साल गुजर जाते हैं माइकल रॉकफेलर को मिसिंग हुए, नेशनल जियोग्राफिक के जर्नलिस्ट कार्ल हफमैन ये बहुत ही फैसिनेट थे माइकल रॉकफेलर को लेकर जो मिस्ट्रीज चल रही थी और ये डिसाइड करते हैं कि ये न्यू गिनी जाएंगे और फाइनली इस केस को सॉल्व करेंगे। फिर कार्ल और उनका इंटरप्रेटर न्यू गिनी पहुंच जाते हैं और ये लोग एजमे ट्राइब के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इनको काफी महीने लगते हैं उनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जीतने के लिए। तो एजमे ट्राइब के लोग कार्ल को एक नई स्टोरी बताते हैं माइकल रॉकफेलर को लेकर, जो आज तक किसी ने भी नहीं सुनी थी और ये रियल स्टोरी थी जो माइकल के साथ हुआ था। ये ट्राइब कार्ल को वार्निंग देता है कि अगर उसने किसी को बताया जो माइकल रॉकफेलर के साथ हुआ है तो इनका पूरा विलेज मर जाएगा और वो कहते हैं साथ तुम भी मर जाओगे। लेकिन कार्ल उनकी बात नहीं सुनते। वो इस ट्राइब से पूरी स्टोरी सुनते हैं और न्यू गिनी वापस आ जाते हैं। फिर कार्ल एक बुक लिखते हैं जिसका नाम था सैवेज हार्वेस्ट और इनकी बुक के मुताबिक माइकल रॉकफेलर के साथ ये हुआ था। 19 नवंबर 1961 की मॉर्निंग को तकरीबन
तकरीबन 24 घंटे बाद जब माइकल रॉकफेलर अपनी 10 से 15 किलोमीटर की स्विम शुरू करता है हेल्प लाने के लिए, 3 एस्मे ट्राइब के बंदे फिन, एजिम और पेप, ये लोग 50 ट्राइब के बंदों के साथ अपनी पानी की कश्तियों में बैठे थे। ये लोग कहीं जा नहीं रहे थे, बस समंदर के किनारे रुके हुए थे। फिर एजिम एकदम से नोटिस करता कि कोई चीज साहिल पे आ रही है, कोई व्हाइट सी चीज है जो इनकी तरफ आ रही है घसीटती हुई। एजिम फौरन दूसरों को बताता कि देखो वहाँ पर कोई चीज है, शायद क्रोकोडाइल, सांप या और कोई चीज। तो ये ट्राइब के लोग उस लकड़ी की कश्तियां चलाकर उस व्हाइट चीज के पास जाते हैं। कुछ लोग स्पेयर्स अपने हाथ में पकड़कर तैयार थे अटैक करने के लिए, लेकिन जब वो देखते हैं कि ये क्रिएचर क्या है, ये एक व्हाइट बंदा था, तो ये इनके लिए खतरा नहीं होता, तो वो सब अपनी स्पेयर्स पीछे रख लेते हैं। और वो व्हाइट बंदा जो माइकल रॉकफेलर था, वो पलट कर देखता है तो उसको यकीन नहीं आता कि वो 10 मील स्विम करके आया है और वो उसी ट्राइब के पास पहुंच गया जिसको वो मिलना चाहता था। माइकल सुकून में आ गया था। वो इनकी लकड़ी की शिप को पकड़ता है ऊपर आने के लिए। उसमें से पीप नीचे देखता है माइकल को कि उसने लकड़ी की बोट पकड़ी हुई है। फिर पीप ऊपर देखता है एजिम और फिन की तरफ। वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, फिर माइकल की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सर हिलाते हैं जैसे ये लोग कुछ करने वाले हैं। पीप माइकल की मदद करता है उसको लकड़ी की बोट में बिठाने के लिए। माइकल बोट में लेट जाता है और वो थक जाता है इतनी लंबी स्विम करके। फिर ट्राइब अपनी बोट को मोड़ते हैं और रिवर में पैडल करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो पैडल कर रहे थे उसके साथ ही वो अजीब नारे लगा रहे थे। तमाम 50 ट्राइब के मेंबर नारे लगा रहे थे। माइकल ने एस्मे ट्राइब के कल्चर को स्टडी किया था और उसको लगता था कि उसको काफी कुछ पता है इनके कल्चर के बारे में, लेकिन उसने इस तरह के नारे कभी भी नहीं सुने थे। वो इस ट्राइब से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। वो इसको इग्नोर करते हैं और पैडल मारते हैं, साथ ही नारे भी लगाते हैं। माइकल वहाँ पर लेटा हुआ था और वो ये सोच रहा था कि ये लोग उसको सेफ्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। फिर एकदम से सारे नारे बंद होते हैं और सारी कश्तियां टर्न करती हैं उस जगह जिधर एक छोटी सी क्लियर जमीन थी। माइकल नोटिस करता है कि वो लोग स्लो हो रहे हैं, तो वो बोट से उठकर झांकता है कि शायद ये लोग विलेज आ गए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई विलेज नहीं था, बस एक क्लियर एरिया था जमीन का। माइकल ये सोच रहा था कि जल्दी वो इनके विलेज जाएगा जिधर वो किसी बंदे को ढूंढेगा जो अथॉरिटीज के साथ इन टच होगा। फिर वो उनको बताएगा कि रीने की हेल्प करनी और साइमन और लियो को भी ढूंढना है। तो माइकल अपनी शिप में एक बंदे से पूछता है कि वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन इनके दरमियान काफी बड़ा लैंग्वेज बैरियर था जिसकी वजह से ये उनको अपनी बात समझा ही नहीं पा रहा था। फिर एस्मे ट्राइब का एक बंदा माइकल पर हंसना शुरू कर देता है। उसको देखकर सारा ट्राइब भी उस पर हंसना शुरू कर देता है। माइकल को कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। इससे पहले उसको कुछ पता चले पूरा ट्राइब खामोश हो जाता है। वो बोट से जमीन पर उतरना शुरू हो जाते हैं। माइकल को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। ट्राइब के साथ बोट से उतरने के बजाय वो बोट में इस तरह लेटा रहा जैसे वो उनसे दूर जाना चाहता हो। फिर वो ट्राइब का बंदा जो माइकल पर हंस रहा था, वो माइकल के साथ खड़ा होता है और नारे लगा रहा होता है। वो माइकल को देखकर स्माइल करता है और अपनी स्पेयर उठाकर माइकल की राइट साइड पर खुबा देता है। जैसे ही वो ये करता है, दूसरे ट्राइब के मेंबर अपने हॉर्न उठाकर बजाने लग जाते हैं। माइकल पेन से चीखें मारा था, लेकिन उसमें अपने आप को डिफेंड करने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर वो बंदा दोबारा स्पेयर को हवा में उठाकर माइकल की लेफ्ट साइड पर खुबा देता है। माइकल दर्द के साथ बोट से रोल होकर नीचे गिरता है। वो उनसे दूर तो जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहीं बचकर जा नहीं सकता था। 2 ट्राइब के बंदे आते हैं और माइकल को वो कंधे से एक एक साइड से पकड़ लेते हैं। फिर वो उसको जंगल के क्लियर एरिया की तरफ लेकर जाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो लेकर जा रहे थे तो ट्राइब के लोग नारे लगा रहे थे और साथ हॉर्न भी बजा रहे थे। माइकल रॉकफेलर को उस क्लियर एरिया के मिडल में लाकर घुटनों पर बिठा देते हैं। फिर एक ट्राइब का बंदा माइकल के पास आता है। उसके बाल पकड़कर सर आगे की तरफ करता है, जिसकी वजह से उसकी नेक एक्सपोज हो जाती है पीछे से। ट्राइब का एक बंदा और आता है माइकल के पास। उस बंदे के हाथ में कुल्हाड़ा होता है और वो माइकल की गर्दन पे मार देता है। होता यह है कि एस्मे ट्राइब को पता होता है कि माइकल कौन था। उनको याद था कि माइकल आया था इनके पास कुछ महीने पहले, जब उसने इनके बेसबॉल को लेने की कोशिश की थी। और ये लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे कि एक अमीर व्हाइट बंदा आकर हमारे स्पेशल आर्टिफैक्ट्स को इसलिए ले जाएगा कि वो म्यूजियम में रखे। तो उनके दिलों में माइकल के लिए नफरत थी। इसी वजह से उन्होंने इस बेसबॉल्स को भेजा भी नहीं था। फिर माइकल मैजिकली इनके रिवर में फ्लोट करके आ गया था। तो इनके 3 एल्डर फिन, पेप और एजिम ये एक दूसरे को देखकर सर हिलाते हैं कि ये माइकल को अपने रिचुअल के मुताबिक मार देंगे अपने फेलो वॉरियर्स की डेथ का अवेंज करने के लिए, जिसकी रूहें इन बेसबॉल्स में ट्रैप थी। क्योंकि इस ट्राइब के बहुत सारे वॉरियर्स को व्हाइट मैन ने मारा था पास्ट में, तो माइकल को मार कर ही ये लोग बदला ले सकते हैं। तो वो जो नारे और हॉर्न माइकल ने सुने थे वो इनके बंदे को मारने के लिए रिचुअल था। लेकिन ये लोग सिर्फ माइकल को मारते नहीं है। जैसे ही ट्राइब के बंदे ने माइकल की गर्दन पर कुल्हाड़ा मारा था, एक और ट्राइब का बंदा आता है। वो माइकल के सर को बालों से पकड़ता है, वो उसकी गर्दन पर छुरी चला देता है और उसका सर बॉडी से अलग कर देता है। फिर जैसे ही उसका सर अलग होता है, ट्राइब के बंदे आते हैं और उसकी बॉडी को पीसीज में काटना शुरू कर देते हैं। उसकी ऑर्गन निकालते हैं, उसकी हड्डियां निकालते हैं, मतलब जिस्म का हर हिस्सा। वो वहीं आग लगाते हैं, माइकल को कुक करते हैं और उसका गोश्त खाते हैं। उसका ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट था, तो वो ट्राइब के 3 एल्डर
मुल्डर, फिन, एजिम और पीप को ही अलाउ था उसे खाने के बाद जो गोश्त बचता है वो उसको अपने पाउचेस में रखते हैं बाद में खाने के लिए। फिन माइकल के स्कल को वापस विलेज में ले जाता है, उसको कवर करता है बनाना लीफ से और उसको पेंट भी करता है जैसे उसने कोई ट्रॉफी हासिल कर ली हो। इसके कुछ दिन बाद एक सर्च पार्टी आती है उस एरिया में माइकल को ढूंढने। एस्मे ट्राइब को पता था कि वो उसके बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। अगर किसी को पता चला कि उन्होंने माइकल के साथ क्या किया है तो वेस्टर्नर इनके ट्राइब को मार देंगे। इसी वजह से इस सीक्रेट को ये लोग डेकेड्स तक किसी को नहीं बताते अंटिल नेशनल जियोग्राफी के कार्ल हफमैन इस स्टोरी को सुनते हैं और अपनी बुक में लिखते हैं। लेकिन अथॉरिटीज और माइकल रॉकफेलर की फैमिली खुद ही ऑफिशियल वर्जन को मानती है कि माइकल रॉकफेलर डूब कर मरा था स्विम करते हुए जब वो हेल्प लेने गया था। कमेंट्स में आपने बताना है कि माइकल रॉकफेलर डूब के मरा था या इस ट्राइब के साथ रहने लग गया था जैसा कि वो फुटेज में दिखा था व्हाइट बंदा, या फिर इस ट्राइब ने इसको मारकर खा लिया था। अब फैसला आपने करना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना ताकि और लोगों को भी ये स्टोरी जानने का मौका मिले। एस्मे ट्राइब तो फिर भी बाहर के लोगों के साथ घुल मिल जाता था, लेकिन एक ट्राइब ऐसा भी है जिसने आज भी दुनिया भर से कांटेक्ट नहीं किया और ना ही वो करना चाहते हैं। ये दुनिया का लास्ट अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब है। जो भी इनके आइलैंड के करीब आता है ये लोग उनको मारकर भगा देते हैं। इन्होंने आज तक आग भी डिस्कवर नहीं की और इस आइलैंड को बैन कर दिया गया है विजिटर्स के लिए। ये है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर इस बैन आइलैंड पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।